वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लेकर के उपस्थित हूँ। ये सारे सिद्धांत आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षाओं से संबंधित हैं और ये गृह विज्ञान की जो 5 ब्रांचेज हैं मुख्य, उनमें मात्रकला और बाल विकास से संबंधित सिद्धांत हैं ये। और इन सारे सिद्धांतों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सभी प्रकार की परीक्षाओं में आते ही हैं। तो ये सारे सिद्धांत आपको मैंने सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत हम लेकर के उपस्थित हैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे और वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। यानी कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बताया और प्रत्येक 3 अवस्था के 2-2 चरण बताए। यानी पहले 3 अवस्थाएं बताई और हर अवस्था के 2-2 चरण बताए, तो कुल मिलाकर के 6 चरण हो गए और इन्होंने इन 6 चरणों को सार्वभौमिक माना। सार्वभौमिक मतलब कि ये सभी जगहों पर, वो चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कहीं भी, यानी कि ये सभी जगह पर ये सिद्धांत मान्य थे। वो बताते हैं कि जो सिद्धांत मैंने बताया उसी के आधार पर ही बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास होता है। नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया और 1981 और 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 2 मुख्य शब्दों का प्रयोग किया था, एक नैतिक दुविधा का और एक नैतिक तर्कणा का। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कणा क्या है। तो नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, इसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कुछ प्रयोग किए थे कोहलबर्ग ने। उन्होंने विभिन्न प्रकार की उम्र के बच्चों के सामने एक कहानी सुनाई थी हिंज की। हिंज जिसने अपनी पत्नी की बीमारी को दूर करने के लिए दवाइयों की चोरी की थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो अलग अलग उम्र के बच्चे, जब उनसे कोहलबर्ग ने पूछा कि ये बताओ कि हिंज ने जो चोरी की अपनी पत्नी की दवाई के लिए, मतलब इलाज के लिए दवाइयों की, तो क्या ये सही था? दवाइयों की चोरी करना क्या सही था हिंज के द्वारा? तो उसमें अलग अलग उम्र के बच्चों ने अलग अलग बताया। किसी ने कहा हाँ सही किया, किसी ने कहा नहीं, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, किसी ने कहा कि अगर चोरी किसी की जान बचाने से ज़्यादा अच्छा, किसी की जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है चोरी की अपेक्षा, किसी ने कहा नहीं, चोरी करनी नहीं चाहिए थी, चाहे जान चली जाती। तो ये सब चीज़ें बच्चों ने बताई। तो इस कहानी को सुनाने के बाद बच्चों ने जो अपने अपने तर्क दिए, अपनी अपनी जो बातें कही, तो उसमें एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया नैतिक दुविधा का। यानी कि वो सबके लिए लागू है। जैसे हम लोग भी हैं तो कभी कभी हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या ये काम करना सही है या गलत है, तो उसी को नैतिक दुविधा कहा गया। जब हम निर्णय लेने में सोचते विचारते हैं और कभी हमारा मन कहता है ये काम सही है, कभी हमारा मन कहता है ये काम गलत है, तो यही नैतिक दुविधा है। दूसरा देखिए, एक शब्द प्रयोग किया कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा का। जब नैतिक तर्कणा क्या है? 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना ही नैतिक तर्कणा है। यानी पहले तो हम दुविधा में रहते हैं क्या सही है और क्या गलत है, तो हम सही और गलत के मध्य में जब हम कोई एक चुनते हैं अपने तर्क दे करके, तो उसी को नैतिक तर्कणा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कोहलबर्ग ने 3 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी बताई। ये पहला है ये पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, और ये 4 से 10 वर्ष के मध्य होती है। पहले हम देख लेंगे कौन कौन से प्रकार हैं, तब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे।
पहला क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, और दूसरा देखिए है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। ये इसको कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं और ये 10 से 13 वर्ष की होती है। तीसरी अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मोर्टिलिटी स्टेज, ये 13 वर्ष से ऊपर होती है। अब यहाँ पे देखें, जितनी भी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं बताई, इन तीनों अवस्थाओं की 2-2 अवस्था है। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था की 2 अवस्थाएं हैं, दंड और आज्ञा पालन, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल कामुकता। और देखिए दूसरी अवस्था है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, इसमें भी 2 अवस्थाएं दी हैं कोहलबर्ग ने। पहला अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की आशा, दूसरा कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, और तीसरी जो अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। देखिए यहाँ पे इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई हैं। तो सीधी सी एक लाइन में बात ये समझ जाइए आप लोग कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांतों को 3 अवस्थाओं में बताया है और प्रत्येक अवस्था की यानी तीनों अवस्थाओं की 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। अब यहाँ पे पहली अवस्था है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। ये अवस्था 4 से 10 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है। उनको सही गलत का कोई मतलब नहीं होता, कोई अंतर नहीं पता होता है। अर्थात इस उम्र में बालक सही गलत में अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है कोहलबर्ग ने। पहला दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, और दूसरा है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल कामुकता। तो दंड और आज्ञा पालन की अवस्था में क्या होता है कि इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने के भय तथा पुरस्कार पाने की लालसा से करते हैं। इस उम्र के बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या सही और क्या गलत। वो इतना जानते हैं कि इस काम को करने से हमें पुरस्कार मिलेगा और इस काम को करने से हमें दंड मिलेगा। तो जिस काम को करने से उनको पुरस्कार मिलता है उसको वो अच्छा मानते हैं, और जिस काम को करने से उनको दंड मिलता है उसको वो बुरा मानते हैं। ये अवस्था 4 से 10 वर्ष के बीच की होती है। दूसरा जो है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल कामुकता। इस अवस्था में, ये पहली अवस्था की 2 अवस्थाएं हैं, तो एक दंड और आज्ञा पालन के भय से बच्चे नैतिकता का पालन करते हैं, दूसरा आत्म अभिरुचि और प्रतिफल कामुकता, यानी कि इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिसमें उसे उस कार्य को करने से अधिक फल प्राप्त हो सके। यानी बच्चों को जिस काम को करने से अधिक पुरस्कार या अधिक फल प्राप्त होता है, यानी कि जिस काम को करेंगे ज़्यादा नंबर प्राप्त होंगे, ज़्यादा वाहवाही प्राप्त होगी, तो उसको ज़्यादा करते हैं। और अपनी अभिरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार ही आज्ञा पालन करते हैं कि अगर उनकी रुचि है तो मानेंगे किसी की आज्ञा को, अगर उनका मन है तो नहीं मानेंगे। तो ये 2 अवस्थाएं हैं। अब दूसरी 3 मुख्य अवस्थाएं बताई थी। तो पहली अवस्था जो थी वो आपका पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था थी, इसकी ये 2 अवस्थाएं थी। दूसरी अवस्था देखिए रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसमें ये अवस्था जो होती है 10 से 13 वर्ष की होती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक से अधिक सामाजिक होते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। वह दूसरों के नैतिक स्तर का अनुकरण करता है तथा व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। ये अवस्था भी 2 भागों में विभाजित है। एक अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा और दूसरा कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। तो अच्छा लड़का और लड़की बनने की आशा में इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात दूसरों से सम्मान पाने की आशा होती है। अच्छा लड़का लड़की बनने की आशा में वो नैतिकता का अनुसरण करते हैं, नैतिकता अपनाते हैं। और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था में, इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं और समस्त नियमों और नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर रहते हैं। तीसरी अवस्था आपकी थी
उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, ये अवस्था 13 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है। इसमें छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगते हैं। इस अवस्था के भी 2 चरण होते हैं। पहला सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। और सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था में, इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगते हैं। जैसे पहली अवस्था में बच्चे दंड और पुरस्कार पाने की लालसा में उसका नैतिकता का अनुसरण करते हैं। दूसरे में अच्छा लड़का लड़की बनने की आशा में, तीसरे में बच्चे अपने नीति नियमों का अपने चिंतन के अनुसार, अपनी सोच समझ और विवेक के अनुसार ही नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं। उनको वो ये नहीं दंड और पुरस्कार पाने की आशा में नहीं, बल्कि सोच समझ के चिंतन करके अपने विवेक के अनुसार ही जो नैतिकता के नियम बने हैं उनका पालन करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट हैं कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित, उनको हम देखते हैं आगे। कोहलबर्ग ने अपने 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य का स्थान दिया है। इनके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। इनके अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर ही सही और गलत के मध्य अंतर को समझ पाते हैं। कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न करते हैं। यहाँ पे ये चारों जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऐसे ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जिससे पूछा गया कि कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास किसकी सहायता से होता है, तो ये होता है समाज की सहायता से। और इनके अनुसार कोहलबर्ग के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर इनके अनुसार किसके आधार पर बच्चे सही और गलत के मध्य अंतर को समझ पाते हैं, तो इसका उत्तर हो गया नैतिकता के आधार पर। कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए किसको माध्यम बना करके बच्चों से प्रश्न करते हैं, तो कथाओं के माध्यम से। देखिए आगे, ये इससे कोई मतलब नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमने वहाँ पे अभी विस्तृत रूप में पढ़ा था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़े से शॉर्ट में और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर मैं बताऊँगी थोड़ा सा कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में। देखिए, कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए और 6 अवस्थाएं बताई। कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए अपने सिद्धांत के और 6 अवस्थाएं बताई। और उन्होंने हिंज की कहानी सुनाई। किसको? बच्चों को। पत्नी की बीमारी के लिए दवा चुराने वाली सभी उम्र के बच्चों को सुनाई। इनके 3 स्तर कौन से थे? प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। ये 4 से 10 साल की एज की में रहती है। और इसमें पहली अवस्था में सही गलत का बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है। नैतिकता अन्य लोगों के नियम पर आधारित होती है, यानी कि जैसे बच्चों को जो बताया जाता है उसी को मानने लगते हैं। जैसे बचपन में था कि नियम बच्चों ने सुना कि झूठ बोलोगे तो काली माता आकर के जीभ काट देंगी। बच्चे देखो अपने ये जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं तो ये उनके उसमें बड़ा प्रचलित रहता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी जीभ काट कर ले जाएगी। तो ये सब सुनने पर बच्चों को लगता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो काली माता आएगी, वाकई में हमारी जीभ काट देगी। तो वहाँ पे सुनी सुनाई बातों पर बच्चे सही गलत का निर्णय लेते हैं। उसमें ये प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि जो पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर है उसके 2 भाग बांटे। जैसे मैंने भी पहले बताया था, एक दंड और
आज्ञाकारिता उन्मुखता, दूसरा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता या विनिमय या अदला-बदली का भाव। यानी कि तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी खुजलाऊँगा, तुम मुझे लंच खिलाओगे तो मैं तुम्हें लंच खिलाऊँगा। बच्चों ने इस उम्र के बच्चों ने जब हिंज की कहानी सुनाई गई थी, कोहलबर्ग ने जब सुनाई थी तो बच्चों ने कहा कि हिंज को पूरा पैसा देना था तब दवा लेनी थी, क्योंकि बच्चों को ये है कि चोरी करना पाप है और वो चाहे जिसके लिए। तो उनके अंदर इतना विवेक नहीं था कि जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चोरी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो लेकिन 4 से 6 साल के बच्चों ने ये बताया कि नहीं नहीं, हिंज को पूरा पैसा देना था, चुराना नहीं था दवा। अब उसको नहीं पता था, इस उम्र के बच्चों को नहीं पता था कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो चोरी उसके पास एक आखिरी ऑप्शन बचा था अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। दूसरा स्तर क्या था? है वही जो मैंने अभी 3 स्तर पीछे बताया, है वही, बस उसको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के आधार पे मैंने यहाँ पे फिर से एक थोड़ा-सा आसान भाषा में यहाँ पे बता दिया है, वन लाइनर टाइप का, तो इसको आप लोग एक लाइन में समझ जाएंगे। दूसरा स्तर बताया था वो कोहलबर्ग ने, परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 10 से 13 साल का होता है। इसमें नैतिकता समाज पर डिपेंड होती है। जिस बात को समाज अच्छा मानता है बच्चा भी अच्छा मानता है, जिस चीज़ को समाज बुरा मानता है बच्चा भी बुरा मानता है। इसको 2 भागों में बांटा था, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखता और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। तो इसमें बच्चे क्या कहते हैं? गंदे लोग चोरी करते हैं, समाज के लोग गंदे लोगों को निष्कासित कर देते हैं। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में कानून का पालन करना, कर्तव्य पूरा करना, चोरी करना गलत है तो दवाई की चोरी नहीं करनी थी। अब तीसरी अवस्था में उत्तर रूढ़िगत अवस्था या उत्तर परंपरागत स्तर, इसको हम 13 से अधिक उम्र की अवस्था में ये अवस्था आती है। 13 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो नैतिकता खुद से डिसाइड करता है। मॉर्टिलिटी का सबसे हाई लेवल यही स्तर होता है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें बच्चे खुद से डिसाइड करते हैं, खुद से निर्णय लेते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत। ना वो समाज की बातों में आकर के निर्णय लेते हैं और ना ही वो सुनी सुनाई बातों पर आकर निर्णय लेते हैं। इसको भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया था, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस बनाता है बच्चा। कानून और नियमों का लचीलापन बच्चा खुद ही करता है। अगर नियम से नुकसान होता है तो बच्चे नियम तोड़ते हैं और कहने का मतलब बैलेंस बनाते हैं। वो खुद सोचते हैं कि मैं इस नियम को तोड़ूं या ना तोड़ूं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भूखा है और उसने भोजन की चोरी कर ली, तो ये इतना उच्च स्तर होता है नैतिकता का। यहाँ पे बच्चे निर्णय लेते हैं कि बच्चे ने भूख की वजह से चोरी की तो अच्छा किया, भूख से मरना सही नहीं था, बल्कि चोरी करके भोजन पाना ठीक था। तो यहाँ पे बच्चे नैतिक दुविधा का शिकार होते हैं, ये सही है कि गलत है। तो उनका वो जो निर्णय ले लेते हैं वही नैतिक तर्कणा कहलाता है। और स्वयं नियम बनाते हैं बच्चे, मैं भूखा रहूं दूसरा खा ले। हिंज अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाता। यहाँ पे बच्चे ये सोचने लगते हैं, 13 साल से अधिक उम्र के बच्चे, कि अगर हिंज दवाई के लिए चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती और वो उससे भी अधिक मूल्य चुकाता, इसलिए उसका चोरी करना सही था। तो देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि अलग अलग उम्र के बच्चों में किस प्रकार से एक ही घटना को लेकर के अलग अलग विचार थे। तो यही इसका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाया। यहाँ पे आप सब लोग जब इसको नोट्स बना लेंगे, लिखेंगे, तब जब एक नज़र में सभी चीज़ें एक साथ देखेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। और आशा है कि मैंने जो भी समझाया है आसान से आसान भाषा में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।